सो गाइस, वेलकम टू एबी कोचिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तो आज का जो लेक्चर रहेगा आपका, इसके अंदर मैं दो टॉपिक कवर करने वाला हूं। सबसे पहला क्या है, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, और सेकंड क्या है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और अगर टाइम मिलता है हमें तो हम उसके आगे भी टॉपिक को कवर कर लेंगे ये वीडियो में। तो अब आइए, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो क्या है, हमारे टॉपिक का नाम स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब ये स्कोप बोल लीजिए या आप इसको इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, स्कोप और इम्पोर्टेंस दोनों सेम है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है आपका, जो बिज़नेस आप जैसे डोमेस्टिक कंट्री में, मतलब आप आपकी खुद की कंट्री में जो बिज़नेस कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक बिजनेस बोलते हैं। बट अगर सेम बिज़नेस को आप अगर दूसरे फॉरेन कंट्री में, मतलब आपकी कंट्री को छोड़ के आप किसी भी अन्य कंट्री में अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आ जाता है, आपका इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आ जाता है। अब वो इंटरनेशनल बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसके क्या क्या स्कोप हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब बेसिक सी बात है, अगर आप आपका बिज़नेस जो है दूसरी फॉरेन कंट्री में कर रहे हैं तो वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके कंपनी में आएगी। मतलब फॉरेन का पैसा आपके डोमेस्टिक फर्म में लगने वाला है। तो फॉरेन की जो कंपनी है वो इन्वेस्ट करती है आपके डोमेस्टिक फर्म में, तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है आपको, फॉरेन की इनकम जो है, फॉरेन की इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में आती है। वो कहाँ पे आ जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। सेकंड क्या हो जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज। अब मर्केंडाइज क्या होता है, मर्केंडाइज क्या होता है बच्चों, मर्केंडाइज में क्या आ जाता है आपका, टेंजिबल गुड्स, जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, तो वो किसके अंदर आ जाता है, मर्केंडाइज में। अब अगर आप फॉरेन कंट्री में जाके अपना बिज़नेस अगर बढ़ाते हैं, वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, अपने गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे। तो वो आपका किसके अंदर आ जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज। मर्केंडाइज का मतलब क्या होता है, टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स क्या होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपका मर्केंडाइज गुड्स में आ जाता है। उसके बाद आपका लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग आता है। अब लाइसेंसिंग क्या होता है, ये आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था और पता होगा। लाइसेंसिंग क्या होता है कि जो भी गुड्स है, जैसे मैं आपको एक मेरी फर्म है डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही, तो उसमें मैं आपको एक लाइसेंस दे देता हूँ कि आप जो भी है मेरे फर्म के तरह बिज़नेस करिए, और उसका जो भी एक एनुअल अमाउंट होता है वो मैं चार्ज करता हूँ, वो क्या हो जाता है, लाइसेंसिंग। बट अगर उसी को हम फॉरेन लेवल पे करते हैं, मतलब जैसे आप यहाँ पे डोमेस्टिक में अपना बिज़नेस कर रहे हैं, बट वो फॉरेन कंट्री में आपका दूसरा कोई बंदा है, वो सेम बिज़नेस आपका करना चाहता है, आपका मॉडल उठा के लेना चाहता है, तो वो फ्रेंचाइजिंग आ जाता है। उसे फ्रेंचाइजिंग बोलते हैं। बिकॉज फ्रेंचाइजिंग क्यों, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में कर रहा है। बाकी लाइसेंसिंग में क्या होता है, वो डोमेस्टिक कंट्री में करते हैं। तो लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, सर्विस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब इसमें सर्विस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मतलब गुड्स तो यहाँ पे हम कर रहे थे, गुड्स कहाँ पे आ गया आपके, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ मर्केंडाइज में। बट अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस जो है आपका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जैसे क्या हो जाता है आपका, इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका, बैंकिंग, जैसे हम बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सेकेंड आपका आ जाता है टूर्स एंड ट्रैवल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसका हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं बाहर कंट्री से। जैसे आपने सुना होगा, बहुत फेमस है गुजरात का, कभी तो आइए गुजरात में, अमिताभ बच्चन जी हमारे जो हैं उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब एक आपका सर्विस का ही पार्ट है। मतलब आप फॉरेन कंट्री के पीपल को इन्वाइट करते हैं अपने कंट्री में, तो उससे क्या होता है, आपका सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि जैसे डोमेस्टिक मार्केट में आपका कोई गुड्स है, उसकी उतनी डिमांड नहीं है, या आप वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके जो कंपटीटर हैं वो बहुत सारे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री में जाके इंटरनेशनल बिजनेस अपना कर सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे अगर ये एक कंट्री में आपका यहाँ पे माल सप्लाई हो रहा है और वहाँ पे आपका नहीं चल पा रहा है, आपका जो है वो लॉस में जा रहा है, जो भी गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं वो लॉस में जा रहा है। बट वही सेम गुड्स अगर आप दूसरे कंट्री में डालेंगे तो वहाँ से आपको क्या मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकता है, वहाँ पे आपका गुड्स जो है वो ज़्यादा सेल हो सकता है। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में। जैसे आप PLC पढ़ते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो उसमें क्या होता है, आपका प्रोडक्ट जो है पहले तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे होता है, फिर ग्रोथ पे जाता है, फिर मैच्योरिटी पे जाता है, फिर डिक्लाइन पे आ जाता है। तो जैसे ही वो डिक्लाइन पे आया, मतलब एक कंट्री में आपका जो गुड्स है वो डिक्लाइन पे आ चुका,
तो हम क्या करते हैं, सेम जो गुड्स है मॉडल है, अब ये कंट्री में तो नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पे डिक्लाइन हो गया है, बट हम अगर उसको दूसरे कंट्री में, फॉरेन कंट्री में अगर वहाँ पे जाके लॉन्च करते हैं सेम गुड्स, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन से गुड्स फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ग्रोथ, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमें। उसके बाद बेनिफिट फ्रॉम करेंसी एक्सचेंज, बेसिकली से फॉरेन कंट्री के साथ अगर बिजनेस करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का फ़ायदा होगा हमारे पास, फॉरेन के जो भी हैं एक्सचेंज आएंगे और इंडिया के जो हैं आपके वो भी इंडिया में आपको करेंसी एक्सचेंज मिल जाते हैं। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, अब पहले क्या था, अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में ही बस बिजनेस कर पा रहे थे तो वो लिमिटेशन था, बट अभी इसके हेल्प से क्या, इंटरनेशनल बिजनेस के हेल्प से आप फॉरेन कंट्री में भी आपका बिजनेस कर सकते हैं। तो वो क्या जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है, लिमिटेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट जो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप इंटरनेशनल बिजनेस पे भी जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंस है या इसको बोल लीजिए किसके है, इंटरनेशनल बिजनेस के। तो उसके अंदर आपको कितना है, 7 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से, पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज है, उसके बाद आपका क्या, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग है, फिर सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, फिर लिमिटेशन ऑफ डोमेस्टिक कंट्री है, फिर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है आपका, उसके बाद आपका जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, स्कोप और इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, बट उतना आप अगर इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बट एक बार हल्का सा रीड कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट कभी कभार पूछ लेता है। जैसे हम हार्ड पढ़ाई करके जाते हैं कि जो हार्ड टॉपिक है वही पढ़ के जाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, ईजी टॉपिक में से भी क्वेश्चन आता है और हमें वो नहीं आता है क्योंकि हम इसको स्किप कर देते हैं। तो इसको पूरा स्किप मत करिएगा, एक नज़र मार लीजिएगा बस, मतलब एक बार माइंड में रहना चाहिए, रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इसके अंदर से आपको श्योर है कि क्वेश्चन देखने मिलेंगे, हर शिफ्ट में इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन आते ही हैं। किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। तो अब इसमें आपको ये जानना होगा कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो क्या लिखा है मैंने, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, क्या है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, हमारा एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, प्रोसेस किसका, इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, कि जो आपकी डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस है वो क्या करेंगी, इंटीग्रेट करेंगी। इंटीग्रेट किससे करेंगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो ये आपका क्या हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो डोमेस्टिक फर्म है आपका, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था इंटरनेशनल बिजनेस, सेम वैसे ही यहाँ पे भी है कि डोमेस्टिक जो इंटरप्राइनर हैं वो क्या करते हैं, अपने इकोनॉमी को जोड़ते हैं किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक साथ मतलब जुड़ते हैं, वो अपना डोमेस्टिक फर्म को इंटरनेशनल बिजनेस पे लेके जाते हैं। तो वही आपका क्या हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन। अब इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक साथ जुड़ना। जुड़ने के लिए क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम जुड़ने के लिए हमारे पास 4 टाइप दिए गए हैं। ठीक है, 4 टाइप दिए गए हैं। 4 टाइप में कौन कौन से, सबसे पहला जो टाइप है हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में आपका सेम वो इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट आ जाता है। मतलब ये इकोनॉमिक, मतलब आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि इकोनॉमिक की बात हो रही है, मतलब मनी की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। तो ये आपका जब आप बिजनेस करेंगे तो उसके थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं आप किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। फाइनेंस से रिलेटेड जो वर्क है आप उसमें करेंगे तो ये ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं फाइनेंस से। फिर कल्चर ग्लोबलाइजेशन, मतलब जो कल्चर हम फॉलो करते हैं, जैसे आपने देखा होगा पहले इंडिया में आपके जो कल्चर थे वो उतने नहीं पॉपुलर थे, बट जब से इंडिया में मतलब ये ग्लोबलाइजेशन एलपीजी आया हुआ है, जो पता होगा आपको, एलपीजी 1999 में आया हुआ था, तो उसके वजह से क्या हो गया, अब इंडिया में भी वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा फॉलो किए जा रहे हैं जो कि पहले नहीं थे। तो वो किसके हेल्प से हुआ, ये कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के हेल्प से हुआ है। उसके बाद ये पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। अब जैसे इंटरनेशनल बिजनेस में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसे आपके पास बहुत सारे पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है, मतलब पॉलिटिक के थ्रू आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो उसके अंदर हम पढ़ने वाले, जैसे ईयू है, आपने सुना होगा, अभी था यूरोपियन यूनियन, तो वो क्या है आपका, वो तो आपका ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है ही है, साथ में वो क्या है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन भी है। मतलब वहाँ पे की जो सरकारें हैं, पॉलिटिक्स की जो सरकारें हैं, वो सब भी एक साथ मिलके डिसीजन लेती हैं। तो आपको ग्लोबलाइजेशन के अंदर 4 टाइप दिए गए हैं, बट हमें जो पढ़ना है वो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, ज़्यादा ध्यान देना है किस पे, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पे। इसके अंदर ही हम ये ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा पढ़ने वाले हैं। तो 4 कौन कौन से, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, एंड थर्ड आपका क्या है, कल्चर ग्लोबलाइजेशन, एंड लास्ट आपका पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो एक बार आप लोग ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर इसके आगे का मैं सेकेंड स्लाइड में आपको बता देता हूँ।
सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड स्लाइड को। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आपको मैंने बता दिया था ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन आया कहाँ से और कैसे स्टार्ट होता है। तब उसका ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन को कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ पे बेसिकली ड्राइवर का मीनिंग कैसे है कि कैसे एक्सपांड किया जाए ग्लोबलाइजेशन को। तो उसके लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आओ स्टार्ट करते हैं। क्या पॉइंट दिए गए हैं? सबसे पहला पॉइंट गया है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है आपका, उसमें क्या होता है कि अनवांटेड जो बैरियर हैं उनको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे टैरिफ बैरियर लगता है आपका, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बैरियर के बारे में ही लेने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ बैरियर जो है हमारा, उसके बारे में ही नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो ये फुल डिटेल में मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। अभी के लिए ये याद रखिए कि बैरियर होता है, क्या होता है बैरियर, कोई भी गुड्स को हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ बैरियर लगा देती है, टैरिफ लगा देती है उसको रोकने के लिए। तो वही यहाँ पे क्या हो जाता है, हम उसको रिमूव कर देते हैं। जब हम बैरियर को रिमूव करेंगे तो हम दूसरे कंट्री से मिलके अपना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करेंगे, मतलब इजीली उनसे मिल सकते हैं जब बैरियर नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है, प्रमोट क्या करता है, ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। फिर सेकेंड आपका टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। अब टेक्नोलॉजिकल आप देख रहे होंगे कि कितने जल्दी ग्रो कर रहा है हमारा इंडिया। अभी पहले हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, अब हमारे पास कंप्यूटर की 5th जनरेशन आ चुकी है, उसमें भी आपको एआई आ चुका है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो बहुत सारे एआई के टूल्स आपको मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि एआई तो हमारे यूएसए में कब का आ चुका था, बट वो इंडिया में आने में टाइम लग गया। तो ये सब ना टाइम लगे, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू पे हम क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो जैसे एआई वहाँ पे आ गया था, अब यहाँ पे भी आ गया, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी कंट्री में, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रियाँ हैं वहाँ पे हम प्रमोट करते हैं। उसके बाद मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट। अब मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट में क्या हो जाता है, जैसे आपका एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने क्या लिखा है, WTO और GATT, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ये आपका WTO और GATT है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। किसको प्रमोट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को। ग्लोबलाइजेशन में वही फिर आपका आ गया कि आप उनसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अपने डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस को जोड़ते हैं, तो वो क्या ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट, जितने इंस्टीट्यूट हैं वो भी प्रमोट करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अब जैसे यहाँ पे आपने इकोनॉमिक पढ़ा था, रिमूव अनवांटेड बैरियर, अब यहीं पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ फॉर ट्रेड। मतलब यहाँ पे जो ट्रेड करते हैं कंट्रियाँ, वो क्या करती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं। मतलब जो सेम जो प्रोडक्ट हैं उनको अगर गुड्स को सेल कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, तो उसका क्या हो जाता है, 2-3 कंट्री मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे अभी आगे भी, जो है सार्क, एशियन, EU, नाफ्टा, ये सब क्या है, ये ग्रुप ऑफ द कंपनी, मतलब ग्रुप ऑफ द कंट्री जो है ग्रुप बना लेती हैं, और वहाँ पे क्या करती है, अपना ट्रेड करती हैं, और उसमें जो बैरियर रहते हैं उसको रिमूव कर देती हैं। तो वो कहाँ पे आ जाता है, आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर आ जाता है। फिर मूव टूवर्ड्स फ्री मार्केटिंग सिस्टम। अब मार्केटिंग सिस्टम आप भी देख रहे होंगे, अभी बहुत सारा डिजिटल मार्केटिंग, ये सब पहले नहीं था। ये सब कहाँ से आया, ये सब ग्लोबलाइजेशन के वजह से आया, क्योंकि दूसरे कंट्री में मार्केटिंग ऑलरेडी पहले से प्रचलित है। तो हमारे यहाँ पे जो आ रहा है वो सब अभी ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। अब यहाँ पे फ्री कर दिया मार्केटिंग सिस्टम को, तो इसके वजह से ही अब यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया आपका मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में भी बहुत सारे टाइप है, डिजिटल मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, मतलब बहुत सारे मार्केटिंग के भी टाइप हैं, ये सब इसमें देखेंगे हम। फिर राइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब बेसिकली सी बात है, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस पे जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट अपना लेके जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या होगा, लगेगा खर्चा ज़्यादा, किस में लगेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो इससे क्या होगा, आपका ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होगा। जब आप कुछ चीज़ें को खोजेंगे, न्यू चीज़ें बनाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे एज ए इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर, तो वो कहाँ आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हो जाता है। उसके बाद आपका क्या है, ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। अब बिजनेस ऑपरेशन जैसा मैंने उसमें बताया था कि लिमिटेशन था किसके लिए, डोमेस्टिक कंट्री के लिए। ये किस में बताया था मैंने, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में। तो वहाँ पे लिमिटेशन बन गया था कि डोमेस्टिक कंट्री के लिए, बट वो क्या कर सकती है, आपका फॉरेन लेवल पे भी जाके अपना जो है माल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे पॉइंट दिया है, ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, मतलब वहाँ का जो ऑपरेशन है वो फॉरेन कंट्री में भी शिफ्ट कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, एडवेंट इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अब पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था, जैसे आपको पता होगा, अपना इंडिया जो है वो क्या है कि इंडिया जो अपना देश है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। मतलब हमारे इंडिया में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 100% है, तो 100% में से आपको 60%, कितने, 60% जो है वो कहाँ से मिलेंगे आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर से। कहाँ से मिलेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेंगे। तो ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर है,
तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे किसान ने क्या किया, अपना प्रोड्यूस किया, जैसे वीट ले लो आप या राइस ले लो, जो भी है प्रोड्यूस किया, तो पहले क्या होता था कि वहाँ पे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। मतलब जो माल उसने प्रोड्यूस तो कर लिया, बट प्रॉपर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ना होने की वजह से वो माल क्या हो जाता था, ख़राब हो जाता था। तो अभी आप देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री जी हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारी स्कीमें लाई हुई हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए। तो ये सब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हम कहाँ से सीखते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन लेवल पे जब हम एक दूसरी कंट्री से इंटीग्रेट करते हैं, तो वहाँ का लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कैसे है, वहाँ का जो भी कैसे ट्रेड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अडॉप्ट करते हैं। तो ये एडवेंट इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में वही बातें की गई हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है वो अगर हम प्रॉपर करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा इंटरनेशनल बिजनेस में हम ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस किससे रिलेटेड है, आपका ग्लोबलाइजेशन से। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, इमरजेंस ऑफ ग्लोबल कस्टमर सेगमेंट। अब आप अगर आपके डोमेस्टिक कंट्री में ही सिर्फ अगर माल को बेचेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो कस्टमर सेगमेंट होगा वो सिर्फ कहाँ का होगा, डोमेस्टिक कंट्री का ही होगा। बट अगर आप यही इंटरनेशनल बिजनेस पे लेके जाके करते हैं अपना बिजनेस, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो कस्टमर सेगमेंट है वो पूरा ग्लोबलाइज हो जाएगा। तो ग्लोबलाइज जब हो जाएगा तो उसको आपको कस्टमर सेगमेंट दिया हुआ है ना, तो ये सेगमेंट का मतलब क्या होता है, आपको डिवाइड करना होता है कस्टमर को। तो आप अब क्या करेंगे, आप देखेंगे कि वहाँ कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, उसके हिसाब से आप सेगमेंट करेंगे। ग्रुप ऑफ द कस्टमर का एक सेगमेंट बना देंगे। जैसे आप अगर इंडिया के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो इंडिया के हिसाब से कस्टमर का बनाएंगे जो भी माल है। अगर आप यूएसए में करते हैं तो यूएसए के हिसाब से आप उसको कस्टमर का सेगमेंट बनाने के बाद वैसा माल वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। इसका एक एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ, क्या है आपका, जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में आए हैं, जैसे एक मैकडी हो गया, फिर आपका KFC हो गया, ये सब क्या है, ये सब कस्टमर सेगमेंट ही तो हैं। मतलब कि ये उनके कंट्री में, मैकडी पहले इंडिया में आया तो नहीं चल रहा था उतना, बट फिर बाद में उन्होंने क्या किया। अब ये पॉइंट किससे रिलेट कर सकते हो आप, ये पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट से भी आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जब यहाँ पे उनका माल नहीं चल रहा था तो उन्होंने रिसर्च किया कि भाई इंडिया में क्यों नहीं चल रहा है, यूएसए में अगर हम इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं तो इंडिया में क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ की पब्लिक जो है उनका टेस्ट अलग है, उनका प्रेफरेंस अलग है। तो उन्होंने क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उसके बाद कस्टमर सेगमेंट किया। जब कस्टमर सेगमेंट किया तो मैकडी आज क्या कर रहा है, इंडिया में ग्रो कर रहा है। तो ये आपका किस में आ गया, इमर्ज ऑफ द ग्लोबल कस्टमर सेगमेंट के अंदर। तो ये सारे आपके ड्राइवर हैं, ये आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आपको आते हैं। और इसके अलावा अभी आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे हमारे लेक्चर आ ही रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ लेक्चर के बारे में कि जो भी लेक्चर आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपका 2 यूनिट मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। कौन कौन से, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लीजिएगा, और मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से यूनिट मैंने जो है स्टार्ट किए हुए हैं। अभी सबसे पहले अभी जैसे ये चल रहा है आपका कौन सा, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, ये आपका जो फर्स्ट यूनिट है ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और सेकंड मैंने क्या स्टार्ट किया हुआ है, अकाउंटिंग, सेकंड यूनिट आपका, ठीक है। तो ये दोनों जो आपका है इंटरनेशनल बिजनेस और अकाउंटिंग, कौन ले रहा है, मैं ले रहा हूँ, कौन, जीत सर। इसके आपको रेगुलर लेक्चर मिल जाएंगे दोनों के, जो कि आपको चैनल पे आप लगे रहिए। हम नेक्स्ट फ्राइडे में अपना इंटरनेशनल बिजनेस भी ख़त्म कर देंगे, और यही 7 to 8 डेज़ में आपका अकाउंटिंग भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड हमारे चैनल पे जो आ रहा है वो आप लोग के लिए क्या आ रहा है, एक लीगल एस्पेक्ट आ रहा है, लीगल एस्पेक्ट आ रहा है, और एक आ रहा है आपका टैक्सेशन। क्या आ रहा है, टैक्सेशन। अब ये दोनों यूनिट भी कौन स्टार्ट किया है, आपके अजीत सर। तो इंटरनेशनल बिजनेस और अकाउंटिंग को कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूँ, और लीगल एस्पेक्ट और टैक्सेशन अजीत सर आपके देख रहे हैं, जो कि आपको चारों यूनिट, अगर आप हमें आपका 15 से 20 दिन देते हैं तो आपका 15 से 20 दिन के अंदर, 15 से 20 ज़्यादा हो गया, 10 दिन के अंदर आपका जो है इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग, लीगल एस्पेक्ट और टैक्सेशन, ये चारों यूनिट कवर हो जाएगा। जैसे ये चारों यूनिट कवर होंगे फिर हम नेक्स्ट ऐसे ही 2 यूनिट मैं उठाऊंगा, 2 यूनिट अजीत सर उठाएंगे, आपके 8 यूनिट कवर हो जाएंगे। तो जो दिसंबर की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो आपको मतलब 3 महीना अभी तक है, मतलब 90 डेज़ हैं अगर आप अभी से देख रहे हैं तो। और दिसंबर का भी जहाँ तक लगता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा डिले ही होगा, बिकॉज अभी जो एग्ज़ाम हुआ है सितंबर में, उसके अभी तक रिजल्ट आए नहीं है, वो आएंगे, फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा, अभी फॉर्म फिलिंग होगा, तो ये सब में टाइम लग सकता है। तो मे बी आपका जनवरी में एग्ज़ाम हो, तो आप आराम से 1 महीने के अंदर अगर 4 यूनिट भी उड़ाते हैं
तो भी आपका 2 महीने के अंदर 8 यूनिट खत्म हो जाता है और तीसरे महीने में 15 दिन में आपका 2 यूनिट वहाँ ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको पास बचेंगे 15 दिन जिसमें आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे ही हमारे ये 10 यूनिट खत्म होंगे हम आपको PYQ जो है वो भी स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन सीरीज जो है वो भी स्टार्ट होगी हमारे चैनल पे। तो बने रहिए, स्टे ट्यून, देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, हम फ्री में पूरी क्लास और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून गाइस।